Good morning. Welcome to Ojaswat IAS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. कोशिश करिएगा कि आप एटलीस्ट 7 इनमें से सॉल्व कर पाएँ खुद से, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा आप एग्जैक्टली अपनी प्रैक्टिस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स टर्न टू अ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इन रेफरेंस टू आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, जिसका मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. देखते हैं अब हमारा AFT एक्चुअली है क्या. AFT हमारा एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है इंडिया में जो स्टैब्लिश हुआ था आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा 2007 में. ये डिसिप्लिनरी और सर्विस मैटर जो कि मिलिट्री फोर्सेस में होते हैं उनसे डील करता है. जो हमारा AFT है ये एक तरीके का क्रिमिनल कोर्ट है, और अगर इसका कोई डिसीजन आपको नहीं पसंद आया है तो ये देखें, इसको हम नीचे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करने के बाद ला सकते हैं. ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल है ये हाई कोर्ट जो इंडिया का है उसी के प्रोसीजर को फॉलो करता है. ठीक है, AFT जो है हमारा उसमें किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं और कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे कि कमीशन के रिगार्डिंग कोई है, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, एनरोलमेंट के रिगार्डिंग, या सर्विस कंडीशन जो है सर्विस की वो नहीं पसंद है, या कोई ऐसा है जो कोर्ट में हमें कोर्ट मार्शल के रिगार्डिंग कुछ है. तो जितने भी ऐसे केसेस हैं वो सारे ही आपके AFT में आ जाते हैं, चाहे वो आर्मी एक्ट 1950 में हो, नेवी एक्ट 1957 के द्वारा हो, चाहे एयरफोर्स एक्ट 1950 के द्वारा हो. ठीक है, अब हमारे इसमें क्या नहीं आते हैं, वो आते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल और कोस्ट गार्ड है. ये जो है वो ट्रिब्यूनल परव्यू के बाहर की चीज़ें हैं. ठीक है, इतना ही है AFT के बारे में. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ इन रेफरेंस टू ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, जिसका मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं. जो BPRD है उसका जो फंक्शन है अंडर द एगिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के है, एंड इट हैज़ अंडरटेक्स मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर पुलिस फोर्सेस. तो ये दो मेन काम है हमारे BPRD के, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये 28 अगस्त 1970 में बन गया था अंडर द एगिस ऑफ किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक्सीलेंस जो है पुलिसिंग में उसको प्रमोट करता है, सिस्टमैटिक स्टडी को प्रमोट करता है, किस चीज़ की, पुलिस की जो प्रॉब्लम होती है उसकी, और पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन पुलिस को शेप करने में, फोर्सेस प्रिपेयर करने में, किस तरीके से वो उनकी ट्रेनिंग इंटरवीन करता है और कैपेसिटी बिल्ड प्रोग्राम में हेल्प करता है. ठीक है, इसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जैसे कि मॉडर्नाइजेशन के, जिसमें कि वो पुलिस फोर्सेस को लेटेस्ट चेंजेस और चैलेंज के लिए ट्रेन करती है. हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि अभी ही इसकी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी बनी है, कब, 28 अगस्त 2020 में, इसलिए हम BPRD के बारे में बात कर रहे हैं. All right, now let's turn to our next question, which is question number 3. It is in reference to Van Allen radiation belt, and the correct option here is option A, जो कि है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर एंड कंटेन चार्ज पार्टिकल्स. जानते हैं इसके बारे में और हमारा वैन आइलैंड बेल्ट एग्जैक्टली है क्या. ये एक रेडिएशन बेल्ट है जो कि एक जोन है एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स का, जो हम 1958 में डिस्कवर किया था हमने. ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ओरिजिनेट करते हैं सोलर विंड से, जो कि कैप्चर हो जाते हैं और अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक बन जाती है. ठीक है, इट कैन पोटेंशियली बी डेंजरस टू सैटेलाइट्स दैट स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन द रेडिएशन बेल्ट. ये डेंजरस भी सैटेलाइट्स के लिए. ये जो बेल्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आउटर और एक इनर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं. ये हमारा इनर वैन बेल्ट है, उसके बाद है हमारा आउटर वैन बेल्ट, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, जो आउटर बेल्ट है वो होता है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से बिल्ट होता है, और जो इनर बेल्ट है हमारा उसमें कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे कि रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कॉस्मिक रेकोलेशंस हो जाती हैं अपर एटमॉस्फेयर में. ठीक है, now let's turn to our question number 4. Question number 4 is who initiated the Bhudan movement. ये मूवमेंट एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी. पहले देखते हैं इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन सी विच इज़ आचार्य विनोबा भावे. आचार्य विनोबा भावे ने हमारे ये भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था. ये है आचार्य विनोबा भावे. इन्होंने एक ऐसा रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था जो कि बेसिकली ब्लड लेस रिवोल्यूशन था, कोई खून खराबा नहीं था. पोचमपल्ली तेलंगाना में इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1951 में. इस मूवमेंट में क्या था बेसिकली कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको इनकरेज कर रहे थे कि वो वॉलंटरी अपनी मन से
एक अपने लैंड का पोर्शन जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको दे दें। काफ़ी जमींदार जो ओनर्स थे बहुत सारे विलेजेस के, उन्होंने ऑफर किया कि वो अपने विलेजेस को लैंडलेस लोगों में बांट देंगे, जिसको हम ग्राम दान मूवमेंट भी कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, इससे हमें काफ़ी चीज़ें आज की डेट में भी सीखने को मिल सकती हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ इन रेफरेंस टू मंसार वेटलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया, and the correct option here is option B, which is it is located in Jammu and Kashmir। ठीक है, देखते हैं हमारा मंसार वेटलैंड क्या है, बेसिकली इसके बारे में और जानते हैं। तो हमारा जो मंसार वेटलैंड है, या जिसको हम सुरनसार मंसार लेक भी कहते हैं, ये जम्मू में लोकेटेड है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जम्मू एंड कश्मीर। सुरनसार और मंसार लेक जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं, किस वजह से? एरियल डिस्टेंस उनके बीच में 10 किलोमीटर का, जो रिप्रेजेंट करता है टिपिकल माइक्रो क्लाइमेट उस एरिया का। इन्होंने एक आइडियल हैबिटेट फॉर्म किया है, और ब्रीडिंग जो है ग्राउंड की वो काफ़ी सही है फॉर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, जैसे कि एविफाउना और एक्वाफाउना के लिए बहुत ही अच्छी है। सुरनसार मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है, दोनों ही लेक के मिड्स में लोकेटेड है ये। दे आर ट्रीटेड एज द 2 components ऑफ 1 composite वेटलैंड, मतलब हम उसको 2 कंपोनेंट है ये, जिसको हम एक वेटलैंड कॉम्पोजिट की तरह मानते हैं। ये आप देख सकते हैं रामसर साइट है ये जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे हमारा सुरनसार मानसर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली स्टडी रिगार्डिंग ग्रीनलैंड आइस शीट वाज इन न्यूज़। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही है? यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही हैं हमारे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, which means that Greenland ice sheet is the world's second largest body of ice। ये भी मेल्ट हो रहा है एट एन अनप्रेसिडेंट रेट ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये मेल्ट हो रहा है। एनुअल स्नोफॉल इज़ नॉट इनफ टू रिप्लेनिश इट एनी मोर। पहले क्या होता था कि आपका एनुअल स्नोफॉल होती थी और ये चीज़ें सही हो जाती थी, लेकिन अब एनुअल स्नोफॉल इसके लिए इनफ नहीं है। इवन इफ क्लाइमेट चेंजेस समहाउ कंटेन, तो ग्रीनलैंड आइस शीट विल कंटिन्यू टू लीज। मतलब अगर क्लाइमेट थोड़ा बहुत सही भी हो जाता है तो भी ग्रीनलैंड आइस शीट अपना आइस लगातार लूज करती रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि सारे ही ऑप्शन हमारे सही है। एक बार अगर आइस शीट मेल्ट हो जाती कम्प्लीटली, मतलब जो कि इन लेस देन 100 ईयर है, तो सी लेवल विल राइज ड्रास्टिकली, जिसकी वजह से कोस्टल सिटीज़ जो हैं अक्रॉस द ग्लोब वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएंगी, डूब जाएंगी। इन द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 रिसर्चर्स ने ये देखा था कि स्नोफॉल वाज लार्जली एबल टू रिप्लेनिश द अमाउंट ऑफ आइस लॉस्ट फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से एक डेलिकेट बैलेंस बना हुआ था। इट वॉज ओनली एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी इन द ईयर 2000 जब ये अमाउंट जो था आइस का, ये मतलब बहुत तेज़ी से गिरने लगा, और जो गिरावट थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। At this point, the ice sheet started to lose around 500 gigaton of ice each year। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस हो रहा था। While the amount of snowfall remained the same, temperature continued to soar, causing Greenland ice sheet to shrink faster than it was being replenished। जितने तेज़ी से ये छोटा होता जा रहा था, उतनी तेज़ी से ये ख़त्म भी होता जा रहा है। चलिए, ये तो एक काफ़ी बुरी खबर है। आई होप चीज़ें सही हो जाएं, बट जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि अगर चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर भी हो जाती हैं तो भी ग्रीनलैंड आइस शीट मेल्ट होता रहेगा। ये सब हमारी गलतियों की वजह से हम लोग काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लेते हैं, काफ़ी सारे एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुँचाते हैं, एंड दिस इज़ एनवायरनमेंट गिविंग अस बैक। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इन रेफरेंस टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ ऑल्सो। हमें देखना है कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कहता है इट इज़ अ लार्ज स्केल सिंगल राउंड सर्वे। गलत है यहाँ पे कि ये सिंगल राउंड सर्वे नहीं है, बल्कि मल्टी राउंड सर्वे है। और जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि NFHS जो है हमारा वो एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है, जो कि कंडक्ट होता है इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ हाउस होल्ड्स पूरे इंडिया में। 2015-16 में जो हमारा ये फैमिली हेल्थ सर्वे था, ये 4th सर्वे था अपने ही तरीके का इंडिया में, और पहली बार NFHS 4 ने प्रोवाइड किया डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स में, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिले हमें। NFHS जो सर्वे है हमारा, इट हैज़ बीन कंडक्टेड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। मतलब कौन इसका हेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंडर आता है ये। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने डेजिग्नेट किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जिसको हम बोलते हैं IIPS, जो कि मुंबई में है। ये एक नोडल एजेंसी थी सर्वे के लिए, मतलब ये हेड कर रही थी उस एजेंसी को, यही सारे स्टेप्स ले रही थी। फंडिंग जो था NFHS 4 का, इट वॉज प्रोवाइडेड बाई यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो है USAID ने इसको फंड किया था, और यूनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि DFID है। ये जो बिल
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, BMGF, जो आपने काफ़ी सुना भी होगा इसके बारे में, यूनिसेफ, UNFPA, मैक आर्थर फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब लोगों ने मिलके NFHS4 को फंड किया था. ऑल राइट. Now let's turn to our next question, which is question number 8, which says, consider the following statement regarding the International Food Policy Research Institute IFPRI, and the correct option here is option C, जिसका मतलब हुआ दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं. IFPRI has done extensive research into areas related to malnutrition. एक जो मेजर एरिया है इसके रिसर्च का वो है जेंडर और डेवलपमेंट. ऑल राइट. जैसे कि हमने बोला कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो IFPRI क्या प्रोवाइड करता है, हमें रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सोल्यूशन बताता है किस तरीके से हम सस्टेनेबली पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, हंगर को ख़त्म कर सकते हैं और मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर सकते हैं इन डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया. ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था और करेंटली इसमें 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं. ये जो रिसर्च सेंटर है CGIAR, ये एक वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप से इंगेज्ड है और एग्रीकल्चर रिसर्च भी करता है डेवलपमेंट के लिए. IFPRI का जो विजन है वो है कि वर्ल्ड को हंगर और मैल न्यूट्रिशन से फ्री कर देना है. बहुत ही अच्छा मिशन है. इसका जो मिशन है वो ये है कि वो रिसर्च बेस्ड पॉलिसी और सॉल्यूशंस बताएगा ताकि सस्टेनेबली पॉवर्टी कम हो सके और हंगर ख़त्म हो सके, मैल न्यूट्रिशन ख़त्म हो सके इन जगहों पे. ओके. Our next question is, Onam festival is celebrated in to honor which of the following, and the correct option here is option D. हम ओनम फेस्टिवल की क्यों बात करें, अभी रिसेंटली हमारा ओनम फेस्टिवल गया है. चलिए, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं था. क्यों? क्योंकि ये जो फेस्टिवल है इसको हम, ये जो बहुत ही काइंड हार्टेड और मच बिलीव्ड डीमन है जिनको हम किंग महाबली बोलते हैं, उनकी वजह से हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि वो केरला वापस आए थे इस फेस्टिवल में. ओनम जो हमारा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जो कि फॉल करता है अगस्त और सितंबर में हर साल. ये सेलिब्रेट होता है अक्रॉस इंडिया, पूरे दुनिया में. और जो इसका मेन फेस्टिवल है, जो मेन लोग मनाते हैं, केरला में ये बहुत फेमस है. ठीक है. ड्यूरिंग द 10-day फेस्टिविटीज़, डिवोटीज बेथ, ऑफर प्रेयर्स, वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. वुमेन जो है हाउस होल्ड की, वो वाइट और गोल्ड साड़ी पहनती है जिसको हम कसावू साड़ी कहते हैं. ये डांस परफॉर्मेंस देती हैं, फ्लावर रंगोलीज बनाती हैं जिनको हम पुक्कलम कहते हैं, और ट्रेडिशनल फीस्ट बनाई जाती है जिनको हम सद्या कहते हैं. सद्या जो है बनाना लीव्स में सर्व होती है ओनम में. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस तरीके से ये लोग फ्लावर से डेकोरेशन कर रहे हैं और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है. All right. Now let's turn to our last question, which is, Iraq does not share border with which of the following country? And the correct option here is option C. हाँ, इराक अपना बॉर्डर लेबनान से शेयर नहीं करता है. ये अपना बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सीरिया और टर्की से. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इराक है और ये किस किस से बॉर्डर शेयर करता है अपना, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बसरा जो कि अंदर ही है उसके, बट ईरान, ये सारे मेजर हैं जिनसे वो अपना बॉर्डर शेयर करता है. किससे नहीं कर रहा है वो, लेबनान से नहीं कर रहा है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई होप आपको आज का सेशन समझ आया और एंजॉय किया. कोई भी डाउट हो आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये है मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.